हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस को, जिसमें हम लोग क्लास 6 में चैप्टर नंबर 5 को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण क्यों आवश्यक है और ये कितनी विधियों से होता है, हम लोग एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं। जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उनमें बहुत सारे पदार्थ मिश्रण होते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं। देखिए, जो मिश्रण होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं मिश्रण। वहीं अगर उनका अनुपात निश्चित होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं यौगिक। इन मिश्रण में कुछ हानिकारक और कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं जिनका अलग करना जरूरी होता है ताकि हम उपयोगी पदार्थ का उपयोग कर सकें। तो जैसे जो भी चीजें होती हैं, मिश्रण होती हैं, उसमें से कुछ उपयोगी पदार्थ भी होते हैं, कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी होते हैं। तो जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको अलग करना जरूरी होता है। आगे है, किसी मिश्रण में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ का अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। तो जब पृथक्करण होता है वो किसको कहते हैं? मिश्रण में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना ही पृथक्करण होता है। आगे है, अलग अलग मिश्रणों को अलग अलग तरीकों, विधियों से अलग किया जाता है। किसी भी मिश्रण का पृथक्करण की विधि उस मिश्रण के घटकों, अवयवों पर निर्भर करता है। मतलब जब भी हम लोग पृथक्करण की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो इसकी जो विधि होती है वह मिश्रण के घटकों पर निर्भर करता है। जो उसका घटक होता है, क्या वो द्रव और द्रव में मिला हुआ मिश्रण है या फिर ठोस ठोस में मिला हुआ है, तो इसको हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यहाँ हम मिश्रणों की भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक करने के विषय पर एवं निम्नलिखित मिश्रणों के पृथक्करण की विधियों पर चर्चा करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, जो मिश्रण होते हैं वो ठोस अवयव के मिश्रण हो सकते हैं। देखिए, जब ठोस होगा तो ठोस के अंदर ठोस ही अशुद्धि मिली होगी। दूसरा टाइप का ये होता है कि ठोस के अंदर द्रव मिला है या फिर द्रव के अंदर ठोस मिला है। दूसरा प्रकार का ये होता है। तीसरा होता है द्रव और द्रव की अशुद्धि। मतलब एक तो द्रव हमारे उपयोगी होगा और दूसरा द्रव जो होता है वो हमारे लिए अनुपयोगी होता है, या फिर हमें उस द्रव को अलग करना जरूरी होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं ठोस अवयव के मिश्रण के बारे में, जो अवयव ठोस फॉर्म में होते हैं। इसको पढ़ते हैं। इन मिश्रणों में अवयव ठोस होते हैं। जो भी अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इन मिश्रणों को निम्नलिखित तरीकों से अलग किया जाता है। कैसे करते हैं अलग? पहला हमारा है हस्तचयन प्रक्रिया, मतलब हाथों से चुन करके। इस विधि में ठोस अनुपयोगी अवयव को हाथ से अलग किया जाता है। मतलब जो भी अवयव मिले होंगे वो अनुपयोगी होंगे और ठोस होंगे। इस विधि के द्वारा दाल, चावल आदि के कंकड़ पत्थर निकाले जाते हैं। जैसे हम लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, हम लोग जब भी दाल बनाते हैं फिर चावल बनाते हैं तो उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको हाथ से ही चुन के निकाल देते हैं। तो ये आपकी जो है हस्तचयन प्रक्रिया है। यहाँ क्या है? अनाज से पत्थर के टुकड़े को हस्तचयन प्रक्रिया द्वारा निकाला जा रहा है। ये जो फिगर है वो एनसीईआरटी का है। आगे पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारा है थ्रेसिंग, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं गाहना। इस विधि में अनाज के कड़ों को उसकी डंडियों से अलग किया जाता है। इस विधि में अनाज की डंडियों को हाथों से पीटा जाता है या फिर बैलों के द्वारा कुचला जाता है या फिर थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पे थ्रेसिंग है और एग्जाम में थ्रेसिंग ही पूछता है। तो थ्रेसिंग का मतलब हम लोग सोचेंगे कि थ्रेसर जो होता है सिर्फ वही होता है, लेकिन जब थ्रेसिंग का जो मतलब होता है, जब हम लोग हाथों से अनाज को पीट करके अनाज को डंडियों से अलग करते हैं तो वो विधि भी आपकी थ्रेसिंग के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि अगर कोई लड़का है वो अनाज की डंडियों से अनाज को अलग कर रहा है तो वो कौन सी विधि है, तो हम लोग उसको भी थ्रेसिंग बोलेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा है निष्पावन, या हम लोग जिसको बोलते हैं पछाड़ना। देखिए, निष्पावन, निस्यंदन, ये जो वर्ड है वो काफी कंफ्यूजिंग है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो निष्पावन होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पछाड़ना भी बोलते हैं। इस विधि के द्वारा हल्के एवं भारी ठोस अवयवों को अलग किया जाता है। इसमें क्या होता है? इस विधि में हवा का प्रयोग कर किया जाता है। इस विधि के द्वारा अनाज के कड़ों को भूसों से अलग किया जाता है। देखिए, ये जो आपका पॉइंट है ये आपका पिछले साल पूछा गया था। तो ये क्या कर रही है औरत जो है, ये सूप में क्या ली है? अनाज और भूसा वाला एक मिश्रण ली हुई है। उसको क्या कर रही है? हवा की दिशा में ये गिरा रही है। तो जो हल्के ठोस कण है, ये ठोस कण जो हल्के वाले हैं वो दूर उड़ जा रहे हैं और जो भारी ठोस है ये हमारा वही पास में ही गिर जा रहा है। इस प्रकार क्या हो रहा है? निष्पावन द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? भूसे से अनाज को अलग कर रहे हैं। देखिए, पावन जो वर्ड है यहाँ पे आप लोग एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जो पावन होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं पवन। पवन मतलब होती है हवा। इसका मतलब हवा से अगर हम लोग किसी चीज को अलग कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे निष्पावन। ठीक।
आगे बढ़ जाते हैं। हमारा है चौथा पॉइंट, चालन। चालन कैसे होता है? इस विधि से उस मिश्रण को जिसका एक घटक बारीक होता है और दूसरा थोड़ा मोटा होता है अलग किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग ठोस और ठोस मिश्रण की बात कर रहे हैं, सिर्फ ठोस रहेगा और ठोस में ही मिला रहेगा। तो इसमें क्या है, एक जो मिश्रण हमारा है वो बारीक है और एक जो मिश्रण है वो थोड़ा मोटा है। जैसे इस विधि में चालनी छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से आटे में से चोकर, जब हम लोग घर में जो आटा होता है जब उसको चालते हैं तो चोकर जो होता है हमारी चलनी में बच जाती है और आटा जो होता है वो नीचे गिर जाता है। आगे क्या है, रेत में से कंकड़ पत्थर अलग किए जाते हैं। आप लोगों ने ये फिगर देखा होगा, जब भी किसी का घर बनता है तो वहां पे क्या होता है, जो रेत होती है इसमें जो कंकड़ होते हैं वो इस प्रकार की छलनी से अलग किया जाता है। तो ये आपका हो गया चालन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है चुंबकीय पृथक्करण। ये भी क्या है, ठोस में ठोस मिला हुआ है। इस विधि में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में से उस मिश्रण को जिसका एक घटक चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, को अलग किया जाता है। मतलब इसमें क्या है कि एक पदार्थ तो चुंबकीय है, ठोस चुंबकीय है, और जो दूसरा पदार्थ है वो कोई और है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए पिसा हुआ जो भी चीज होगा जिसमें चुंबक का अंश रहेगा उसको हम लोग पीस के डालेंगे और ये इस जो है घिर्री पे घूमते हुए रोलर पे जो चुंबकीय पदार्थ रहेगा वो चुंबक से आकर्षित होकर पास में गिर जाएगा और जो बिना चुंबक वाला पदार्थ होगा वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। तो इससे हम लोग किसको अलग करते हैं, लोहा को अलग करते हैं, निकिल को अलग करते हैं और कोबाल्ट को अलग करते हैं। आप लोग इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्या करता है, पूछेगा कि अगर लोहे का, मान लीजिए लोहा तो सब जानते हैं कि चुंबक से आकर्षित होता है, लेकिन निकिल और कोबाल्ट जो होते हैं वो भी चुंबक से आकर्षित होते हैं। आपसे पूछेगा कि जो निकिल और कोबाल्ट है अगर अशुद्धि मिली हुई है इनमें तो इसको किस विधि से अलग करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोग इसको अलग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण। मतलब एक तो ठोस है और दूसरा क्या है, द्रव है। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें पहला तो ठोस था और दूसरा भी ठोस था। तो हम लोग अब ठोस से द्रव को अलग करने हैं हम लोग को। तो पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के मिश्रणों में मुख्यतः उपयोगी द्रव के रूप में होता है और अनुपयोगी घटक ठोस के रूप में होता है। मतलब जो हमारा उपयोगी जो घटक होता है वो द्रव के रूप में होता है और जो अनुपयोगी घटक होता है वो ठोस के रूप में होता है। इस प्रकार के मिश्रणों को निम्न विधियों से अलग किया जाता है। पहला हमारा है अवसादन। अवसादन जिसको हम लोग बोलते हैं तलछट। देखिए अवसादन में क्या होता है, इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है। मिश्रण के स्थिर रहने पर ठोस के घटक नीचे बैठ जाता है और द्रव ऊपर आ जाता है। तो अवसादन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मिट्टी और जल का मिश्रण है। मतलब एक जल है और उसमें मिट्टी मिली हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर कुछ टाइम तक इस जल को एज इट इज छोड़ देंगे बिना हिलाए, तो जो मिट्टी होगी वो आपकी क्या होगी, तली में बैठ जाएगी और जो जल की मात्रा होगी वो आपका ऊपर सरफेस पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अवसादन करते हैं। आगे हमारा है निस्तारण। देखिए ये जो निस्तारण हो गया, निस्यंदन हो गया, ये वर्ड जो है ना आप लोग को याद करना है और प्रोसेस भी याद करनी है किसके अंदर कौन सा था, क्योंकि ऑप्शन में यही सब दे देंगे और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो जो दूसरा हमारा है वो है निस्तारण। इस प्रक्रिया में अवसादित मिश्रण के द्रव को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डाला जाता है। मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि हम लोगों ने इसको जो मिट्टी मिला हुआ जल था उसको हम लोगों ने कुछ टाइम तक के लिए रख दिया, तो जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई। अब हमें इसमें क्या करना है, जो अगला स्टेप इसका है निस्तारण। मतलब कि जो मिट्टी बैठ गई है नीचे, अब पानी जो हमारा है उसको हम लोग किसी बिना हिलाए किसी दूसरे जो है ग्लास में डाल देंगे। इस प्रकार जो पानी रहता है वो आपका एक ग्लास में आ जाएगा और जो मिट्टी होगी आपकी एक ग्लास में आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं निस्तारण। अगला है निस्यंदन, जिसको हम लोग बोलते हैं छानना। देखिए यहाँ इसको बोलते थे निथारना, लेकिन कभी निथारना नहीं पूछेगा, पूछेगा निस्तारण। और यहाँ भी कभी छानना नहीं पूछेगा, पूछेगा निस्यंदन। तो जो निस्यंदन होता है इस विधि में क्या होता है, जो निस्तारित मिश्रण होता है, मतलब जो अभी हम लोगों ने जो मिश्रण को इसमें डाला हुआ है को छलनी से छाना जाता है। ठीक है, जैसे चाय में से चाय पत्ती निकालते हैं हम लोग, जूस में से रेसे निकालते हैं, पनीर बनाने के लिए फटे दूध में से ठोस कणों को छानते हैं। देखिए इसमें जो निस्यंदन होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो हमारा मिश्रण होता है उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए रखते नहीं हैं, हम लोग तुरंत उसको क्या करते हैं, किसी छलनी से इसको छान देते हैं। जिस प्रकार हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको रखते नहीं है, तुरंत क्या होता है छलनी का यूज करके हम लोग इसको छान देते हैं। तो ये आपका हो गया निस्यंदन या फिर छानना जिसको हम लोग बोलते हैं।
आगे हमारा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबको पता है क्या होता है। इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को उबाला या गर्म किया जाता है। गर्म करने पर द्रव जो होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और ठोस जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। समुद्र के पानी से नमक को इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। मतलब जो भी समुद्र का जो पानी होता है वो क्या करते हैं, ये लोग छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं। जब समुद्र में लहरें आती हैं तो इन क्यारियों में पानी भर जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ये जो क्यारियां होती है ये लोग ऐसे छोड़ देते हैं। जब धूप इनमें पड़ती है तो इनका वाष्पीकरण होता है, जो भी जल होता है उसका वाष्पीकरण होता है और जल ऊपर उड़ जाता है और जो नमक होता है वो यहाँ पे बच जाता है। तो इसी प्रकार है, समुद्र के पानी से नमक को इसी विधि से अलग किया जाता है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु उबलना क्वथन एक निश्चित तापमान पर ही होता है। देखिए ये जो पॉइंट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें वाष्पन और क्वथन में अंतर बताया गया है। मतलब जो वाष्पन होता है, अगर हम लोगों ने कोई वाटर को रख दिया है तो ये जो इसका वाष्पीकरण होता है वह अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तब भी होगा, और अगर हाई टेम्परेचर है फिर भी इसका जो है वाष्पीकरण होगा। लेकिन क्वथन मतलब उबलने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, एक निश्चित टेम्परेचर में ही कोई जल उबलना शुरू होता है। तो ये हमारा हो गया वाष्पीकरण। अगला हमारा है अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण पढ़ लेते हैं। इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को बहुत तेजी गति से घुमाया जाता है। तेज गति से हम लोग घुमाते हैं। इस विधि से दूध में से क्रीम और दही में से मक्खन को अलग किया जाता है। ये जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धोना इसी विधि पर आधारित है। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्योंकि क्या करता है, पूछता है वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोते हैं वो किस विधि से धोते हैं, तो हमारा आंसर होगा अपकेंद्रण। या फिर पूछ सकता है दूध में से क्रीम या फिर दही में से मक्खन निकालने की विधि जो होती है वो किस प्रकार होती है, तो हम लोग बोलेंगे अपकेंद्रण। यहाँ पे है, इसको बार बार मथ रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो जो द्रव पदार्थ होता है वो तली में बैठ जाता है और जो ठोस पदार्थ जो हमारा मक्खन होता है वह ऊपर आ जाता है। तो ये आपकी अपकेंद्रण विधि हो गई। अगला जो हमारा है वो है द्रव शोधन, जिसको हम लोग बोलते हैं आसवन। देखिए आसवन, निस्यंदन, निस्पंदन, ये सब थोड़े अलग अलग टर्म है, इसको याद करना है। तो जो द्रव शोधन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आसवन। इस विधि में ठोस एवं द्रव जल के मिश्रण को गर्म किया जाता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, इस विधि में ठोस एवं द्रव जल के मिश्रण को गर्म किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक जो मिश्रण हमारा है वो ठोस है और एक क्या है, द्रव है। तो अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो जो द्रव हमारा होगा वो तो भाप बन के उड़ जाएगा और ठोस जो होता है वो तली में बैठ जाएगा। तो इसमें इस विधि में ऐसे उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिनमें द्रव भाप बनकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर दूसरे पात्र में एकत्रित हो जाता है। जैसे ये जो आपका केतली बना हुआ है, इसमें क्या है, ठोस और द्रव का मिश्रण है। हमने केतली को गर्म किया, फिर जो इसमें से जो भाप निकला, इस यहाँ से जो इस भाप निकला उसको हम लोगों ने एक क्या किया, एक तवा टाइप में कुछ ले लिया है, इस पे आइस रख लिया है जिससे ये जो भाप है जल्दी ठंडा हो जाए। फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो ये क्या करता है, किसी हम लोग बीकर में इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ठोस पदार्थ तो हमारी केतली में रह गई और द्रव पदार्थ हमारा बीकर में आ गया। तो और है कि ठोस नीचे रह जाता है। तो ये क्या है, आसवन है, इसी को हम लोग बोलते हैं आसवन। देखिए अगर सिर्फ इसको गर्म करते और जो पानी है उसको उड़ने देते, मतलब पानी आराम से ऊपर उड़ता है, इसको रोकने के लिए कोई जो है अवरोध नहीं होता, तो ये जो है वो वाष्पीकरण कहलाता। लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो द्रव हमारा है उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया आसवन। यही थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है जितने भी विधियां हैं। आगे पढ़ लेते हैं। अगला हमारा है द्रव एवं द्रव अवयव के मिश्रण। मतलब जो अब हमारा मिश्रण है वो पहला भी द्रव है और दूसरा भी द्रव है। इन मिश्रणों में घटक द्रव के रूप में होते हैं। इन मिश्रणों में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को निम्न विधियों से अलग करते हैं। अब इसकी कौन कौन सी विधि है, इसकी विधि है, पहला है पृथक कीप। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। इस विधि से दो अघुलनशील द्रव को अलग किया जाता है। मतलब जो हमारा द्रव है वो क्या है, दोनों अघुलनशील है, मतलब एक दूसरे में मिक्स नहीं है। इस विधि से तेल और पानी के मिश्रण को अलग किया जाता है। अब देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन बन जाता है कि तेल और पानी को किस विधि से अलग करते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पृथक कीप द्वारा। तेल हल्का होने के कारण ऊपर रह जाता है और पानी नीचे पात्र में इकट्ठा रहता है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा तेल और पानी का मिश्रण था, ये रहा पानी हमारा, और सपोज करते हैं ये हमारा जो है वो ऑयल है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे किसी और कीप में डालेंगे, तो जो तेल वाला पार्ट रहेगा वो धीरे धीरे क्या होगा, पहले निकल जाएगा, और जो पानी रहता है वो नीचे बच जाता है। तो ये आपका है पृथक्करण कीप द्वारा अलग करना। आगे हमारा है प्रभाजी आसवन। देखिए जो प्रभाजी आसवन होता है वो हम लोग किसे कहते हैं, इस विधि के द्वारा घुलनशील द्रव को अलग किया जाता है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, ऐसा द्रव था जो एक अघुलनशील द्रव था, मतलब दोनों एक दूसरे में घुले हुए नहीं थे। लेकिन अगला जो हमारा है वो क्या है, घुलनशील है, एक दूसरे में घुले हुए द्रव है। तो जब ये काफी ज्यादा हार्ड प्रोसेस भी होगा इसको अलग करना, काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस भी होगा। यह विधि पदार्थों के क्वथनांक बिंदु पे आधारित होते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक बिंदु। मैंने पहले ही आपको बताया था कि वाष्पन जो होता है वो किसी भी रेट पे हो सकती है। टेम्परेचर कम है तब भी वाष्पन होगा, टेम्परेचर अधिक है फिर भी वाष्पन होगा। लेकिन जो क्वथनांक होता है, किसी चीज का उबलना जो होता है, वो एक निश्चित टेम्परेचर पे ही होता है। जब तक वो निश्चित टेम्परेचर नहीं रहेगा तब तक वो उबलना नहीं होगा, उबलना शुरू नहीं होगा। जैसे जो हमारा पानी होता है, जो वाटर हमारा होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है, मतलब उबलने लगता है। गर्म तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन जब उबलने की हम लोग बात करेंगे तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलेगा। ऐसे जो अलग अलग द्रव होते हैं उनके उबलने का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। पढ़ लेते हैं आगे। जब इस प्रकार के मिश्रण को गर्म किया जाता है तब अलग अलग क्वथनांक बिंदु वाले द्रव अलग अलग हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा कच्चे तेल में से मोम, स्नेहक, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि को अलग किया जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रभाजी आसवन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं कि मोम, स्नेहक, डीजल, इन सभी चीजों को किससे अलग करते हैं, तो उसका आंसर होता है प्रभाजी आसवन। इसमें क्या होता है, जो हमारा पदार्थ होता है, जो हमारा मिश्रण होता है, उनमें जो दोनों चीजें होती हैं वो द्रव अवस्था में घुली हुई होती हैं। सपोज करते हैं एक जो हमारा द्रव है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना शुरू होता है, क्वथनांक उसका है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा जो हमारा है वो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये आपका लिक्विड है उसको हम लोग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। अब जो आपका द्रव है वो आपका भाप बन के उड़ने लगेगा, क्वथनांक बिंदु क्योंकि उसका 70 है तो वो उड़ने लगेगा। अब हम लोग उसको किसी भी प्रकार से अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस मिश्रण को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है गर्म करेंगे, तो फिर दूसरा पदार्थ उड़ने लगेगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार हम लोग इन सब चीजों को अलग कर लेते हैं। आगे हमारा है, किसी मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए एक से ज्यादा विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी एक स्पेसिफिक जो है मेथड से ही चीजों को अलग कर सकते हैं। हम लोग एक चीज को अलग करने के लिए कई विधियों का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती है। जैसे मान लेते हैं जो हमारा एक मिश्रण है, इसमें हम लोग का नमक भी है, NaCl भी है, और क्या रेत भी है। अब हमें इसको अलग करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिश्रण में जल मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए इसके मिश्रण में अगर हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं तो जो हमारा NaCl होता है वो घुल जाता है, और जो रेत होती है वो नीचे बैठ जाता है तली में। फिर क्या होता है, अवसादन। अवसादन मतलब किसी चीज को नीचे बैठा देना, तली में बैठा देना, कुछ टाइम तक अगर हम लोग रखेंगे इसको तो ये अवसादित हो जाएगा। फिर होता है निस्तारण, मतलब इसको हम लोग जो ऊपर वाला जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग किसी और बीकर में डाल देंगे तो होगा निस्तारण, जिससे रेत और नमक वाला जल अलग हो जाता है। तो एक विधि तो ये हो गया। दूसरा है निस्यंदन किया जाता है, जिससे नमक वाले जल में बचा हुआ रेत अलग हो जाता है। निस्यंदन मतलब छानना। हम लोग अगर इसको छान भी लेते हैं, नमक में जो नमक और रेत का जो विलयन है उसमें हम लोग H2O मिलाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको छान लेते हैं, तो जो रेत रहेगा वो आपका छलनी में आ जाएगा, और जो पानी रहेगा जिसमें NaCl मिला हुआ है वो हमारे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। तो एक विधि ये भी होती है। तीसरा विधि ये है वाष्पीकरण। निस्यंदित जल को गर्म किया जाता है। जो हम लोगों ने जो जल छाना हुआ है, अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो जो इसमें जल रहेगा वो भाप बनकर उड़ जाएगा, ये भाप बनकर उड़ जाएगा, और जो हमारा नमक रहेगा वो तली में बच जाएगा। तो ये 3 विधियां हैं जिनसे हम लोग नमक और रेत के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण तो एक ही था हमारा, रेत और नमक, और हम लोग विधियां 3 विधि यूज किए हैं इसको अलग करने के लिए। इसलिए बोला गया है कि हम लोग किसी एक मिश्रण को अलग करने के लिए कई विधियों का यूज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, जो भारी अनाज जो होते हैं उसमें अगर कोई अशुद्धि मिली होती है तो उसको हम लोग ओसाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है।
दूसरा है विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था आटा। आटा में क्या था, चोकर था। तो कह रहा है विभिन्न आकार के, अब जो आटा होता है उसका जो आकार होता है कण का काफी छोटा होता है, जो चोकर होता है उसका आकार का, जो कण का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। तो हम लोग क्या इसको चाल के अलग करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। वह निस्यंदन, निस्यंदन मतलब होता है छानना। तो क्या हम लोग उसको छान के अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो एक का कण है वो क्या है, छोटा है, एक का कण बड़ा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी सही हो जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, सी, क्योंकि इसमें दिया है एक और दोनों कथन सत्य हैं। आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारा है जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया। अगर कोई जल है, इसमें कोई अशुद्धि अगर मिली हुई है, अगर हमारा कोई अशुद्धि इसमें मिला हुआ है, तो इसको अलग करने की कौन सी प्रक्रिया है? क्या लोडिंग कहलाती है, या आसवन कहलाता है, या अनलोडिंग कहलाती है, या फिर अलवणीकरण कहलाती है? तो हमने पढ़ा था आसवन करते हैं हम लोग। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और ये जो पानी होता है उड़ जाता है, ठोस पदार्थ हमारा बच जाता है। ठीक है, तो इसको आसवन बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ रहेगा बी, और यहाँ रहेगा सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे पढ़ लेते हैं। तीसरा हमारा है अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसा जल जिसमें अशुद्धि नहीं है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो हमारा है ऑप्शन नंबर पहला आशुद्ध जल, दूसरा है खनिज जल, तीसरा है झरने का जल, और चौथा है उबला हुआ जल। तो ऐसे जल को हम लोग बोलते हैं आशुद्ध जल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है किस पद्धति के द्वारा एक विलयन से विलेय प्राप्त किया जाता है? विलयन किसे कहते हैं? विलेय, दूसरा होता है विलायक, तीसरा होता है विलयन। देखिए विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है, विलायक जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, और अधिकतर ये वाटर होता है। जो विलयन होता है, जब विलेय और विलायक दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। तो कह रहा है विलयन में से विलेय को अलग करना है, मतलब जो हमारा विलयन बना है उससे हमें कम वाले को, सपोज करते हैं अगर चीनी है प्लस पानी है, तो चीनी आपका क्या हो गया, विलेय हो गया, और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, क्योंकि ये अधिक मात्रा में रहेगा। और जो शरबत बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। तो ये जो शरबत है उसमें से हमें चीनी अलग करना है, सपोज करते हैं, तो हम लोग किस प्रक्रिया द्वारा करेंगे? तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है अवसादन, दूसरा है निस्तारण, तीसरा है आसवन, और चौथा है वाष्पन। तो हम लोग किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वाष्पन द्वारा अलग करेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो विलयन है, सपोज करते हैं चीनी और पानी का जो विलयन है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा हीट देते हैं तो ये गर्म हो जाएगा और पानी जो होता है वो उड़ जाता है, तो इसे चीनी जो होती है वो बच जाएगी। तो जो हमारा वाष्पन है ऑप्शन नंबर डी वो सबसे सूटेबल आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी करेंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।